हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। चलिए आज आपके बीच में एक बार और फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए क्लास 10 मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और आपको बता दें एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आपको बता दें इस चैप्टर में बेसिक बातें हो जाए। सबसे पहले बेसिक बात, उसके बाद एडवांस बात। एडवांस में क्या होगा, कुछ हम सवाल की बात करेंगे। यस, तो सबसे पहले ये आपको हम बताते हैं कि बेसिक बातें क्या होगा। आज हम इस चैप्टर का करेंगे भंडाफोड़ और इसमें आपको बताएंगे छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, छोटे छोटे परिभाषाएं और कुछ फार्मूलेस को लेकर के। ठीक है, यस, तो चलिए फटाफट मेरे साथ बन रही हो लेक्चर की करते हैं शुरुआत। इससे पहले आप कॉपी कलम उठाएं, तुरंत लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ कुछ इस प्रकार से। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त को लेकर के। जो वृत्त शब्द, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि वृत्त आप हेडिंग लगा लें। वृत्त का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सर्किल। क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। ठीक है, अब जरा समझे सर्किल का मतलब क्या होता है। आइए कुछ बातों को समझते हैं। अगर आप वृत्त को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो बिंदु का मतलब क्या होता है, ये बिंदु है और इस बिंदुओं को कुछ इस प्रकार हम रख रहे हैं, कुछ इस तरीके से रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तमाम बिंदुओं का ऐसे कुछ रास्ता बन रहा है जिसका हम नाम दे सकते हैं बिंदुओं का पथ, यानी कि बोलते हैं बिंदु पथ। क्या बोलेंगे, बिंदु पथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिंदु पथ बोलेंगे। अब इस बिंदु पथ को ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा जा रहे हैं। इसमें एक लॉजिक वाली बात जरा समझे स्टूडेंट। लॉजिक वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया जो कि फिक्सेड है। क्या है, फिक्सेड है। फिक्सेड पॉइंट हमने ले लिया और यह जो फिक्सेड पॉइंट है, इस फिक्सेड पॉइंट से प्रत्येक बिंदु पथ, यानी प्रत्येक बिंदु पर जो बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पथ पर जो बिंदु है उसकी हर जगह दूरी क्या है, हर जगह दूरी क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। यानी इसकी दूरी क्या, अचर है। यानी वह बिंदु पथ मार्ग जिसकी या जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। दैट मीन्स अगर इस बिंदु से किसी भी बिंदु पथ पर कोई बिंदु हम लेते हैं तो प्रत्येक जगह दूरी क्या होगा, समान होगा, यानी कि अचर होगा। तब इस पोजीशन को, इस बिंदु पथ मार्ग को हमने नाम दे दिया एक सर्किल। क्या नाम दिया, एक सर्किल का नाम दिया, यानी कि एक वृत्त का नाम दे दिया। ठीक है, फॉर्मेट अगर बनाए स्टूडेंट तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर इसको पूरा आप ऐसा चाहो तो कर सकते हो और यही आपका क्या था, एक फिक्सेड पॉइंट था। यानी इससे क्या बना, ये बना। अब आपको दिख रहा है कि इसी का नाम बना है सर्किल। क्या नाम पड़ा है, सर्किल नाम पड़ा है। तो ये स्टूडेंट सर्किल है, कुछ इस प्रकार से इसमें सर्किल है। ठीक है, चलिए तो इसका अगर हम परिभाषा लिखें, तो कुछ ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह बिंदुपथ मार्ग जो एक नियत बिंदु दैट मीन्स क्या लिखेंगे, फिक्सेड पॉइंट से अचर दूरी पर होते हैं। ठीक है, एक बार और समझेंगे। वह बिंदु पथ मार्ग जो एक नियत बिंदु से, नियत मतलब ये वाला, ठीक है, नियत बिंदु से यानी फिक्सेड पॉइंट से अचर दूरी पर होते हैं। अचर मतलब जो बदल नहीं सकता है। एक और लॉजिक वाली बात जरा समझें, कि यह जो फिक्सेड पॉइंट है, यानी कि यह, इसको बोला गया है सेंटर। क्या बोला गया है, सेंटर। दैट मीन्स हिंदी बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे, केंद्र। यानी कि इसका नाम दिया गया केंद्र। तो यहाँ पर आप एक शब्द जोड़ सकते हो, एक लाइन बना सकते हो कुछ इस प्रकार से नियत बिंदु, नियत का मतलब है फिक्सेड, नियत बिंदु यानी कि फिक्सेड पॉइंट। क्या लिखेंगे, फिक्सेड पॉइंट वृत्त का यानी बिंदु पथ मार्ग का केंद्र कहलाता है। ठीक है,
चलिए, तो मुझे लगता है स्टूडेंट ये बातें पूरा आपको समझ में आई होंगी कि वृत्त का वास्तव में मतलब क्या होता है। एक बार और दोहरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस प्रकार से आ जाइए। चलिए, तो सर्किल का मतलब क्या है? वृत्त। वृत्त से पहले आपको एक शब्द जानना पड़ेगा, बिंदु। यानी बिंदु का मतलब क्या होता है? आप यहाँ देखें कि बिंदु, पथ यानी बिंदुओं का रास्ता कुछ इस प्रकार से अगर बन रहा है जहां पर ये पोजीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि वह बिंदु पथ मार्ग जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, यानी हर बिंदु इस बिंदु से क्या है? अचर दूरी पर है। इसका मतलब यह बदल नहीं सकता। अगर ये 2 सेमी है तो हर जगह 2-2 सेमी आएगा। मेरी बातें क्लियर हुई? यस। तो इस बिंदु को, इस फिक्स्ड पॉइंट को एक नाम दिया गया है, वह नाम है सेंटर। क्या नाम है? सेंटर, यानी कि केंद्र नाम होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ और परिभाषा जुटेगा, कुछ और वृत्त के भाग हम लेंगे, एक एक भाग, एक एक पार्ट के बारे में हम आपको समझाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हुए कुछ और हम बात करेंगे। अगर यहीं पे इसी हम वृत्त को लेते हैं, जो वृत्त बना है, जो बिंदु पथ मार्ग बना है, एक बार और इसको लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जरा देखें तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम मिला देते हैं दैट मीन्स अगर हम इसको मिला दें तो क्या होगा? अगर इसको मिला दें तो क्या होगा? तो यहाँ पर यह बिंदु और यह बिंदु, इन दोनों के बीच की एक दूरी निकलेगी जिसका नाम होगा रेडियस। क्या नाम होगा? रेडियस नाम होगा। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। अब स्टूडेंट, त्रिज्या का एक अलग सा परिभाषा बना सकते हैं, तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलेंगे। किसकी त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। अब ये क्या होता है जरा समझें। रेडियस ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर देखा जाए तो यह जो आर है, यह इस बिंदु के बीच की दूरी है। दैट मीन्स यह क्या है? नियत बिंदु। यह क्या है? बिंदु पथ मार्ग। बिंदु पथ मार्ग का मतलब क्या होता है? बिंदु पथ मार्ग का मतलब क्या होता है कि यह जो वृत्त बना है बिंदु पथ मार्ग से बना है, यानी इसी बिंदु पथ मार्ग का नाम क्या दिया गया है? वृत्त दिया गया। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लें और वहां से हम अगर दूरी देखें, दूरी को मापें, तो वही होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। दैट मीन्स यह वृत्त का क्या है? केंद्र है। हमने केंद्र का नाम क्या दे दिया? ओ। तो अगर ओ से इस वृत्त पर, इस बिंदुपथ मार्ग पर हम कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, तो वहां तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। यानी कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि, यानी वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली दूरी होती है, यानी उनके बीच की क्या होती है? दूरी होती है। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखो वृत्त के केंद्र से क्या लिखेंगे? वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली ये यहां से मिला है, मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? यस, बहुत इजी बात है। त्रिज्या कहलाती है। कब कहलाएगी? जब वृत्त के केंद्र से हम क्या करेंगे? किसी बिंदु तक की क्या लेंगे? दूरी लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। सिंपल सी बात। इसे आर से प्रदर्शित करते लिखने को हो सकता है नहीं। एक बात और नोट करेंगे, यह जो वृत्त होता है, जो बिंदुपथ मार्ग होता है, इसका एक नाम देते हैं परिधि। क्या नाम देते हैं? परिधि। या नाम देते हैं परिमाप। क्या नाम देते हैं?
परिमाप। दो नाम देंगे, दो नाम देंगे। तो अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, या यूं बोलेंगे परिमाप, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। वृत्त की जो परिधि होती है, ऐसा माना गया, ऐसा गणना किया गया है, यह होता है 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। चाहे वो परिधि हो चाहे क्या हो, परिमाप हो, किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। एक और बात, अगर हम रेडियस की बात करते हैं, वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, तो यह होता है व्यास का आधा। क्या होता है? व्यास का आधा। अब व्यास को डिनोट करते हैं डी से, तो d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त का त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ये रहा आपके बीच में दो परिभाषा। अब हम बात करेंगे कुछ और परिभाषा, कुछ और वृत्त के भाग को लेकर के। ठीक है, चलिए मिटा दें, नोट करें, यहाँ तक नोट करें। चलिए तो स्टूडेंट कुछ और हम पार्ट की बात करेंगे, यानी एक शब्द आता है जीवा। क्या आता है? जीवा, यानी वृत्त की जीवा। क्या आता है? वृत्त की जीवा। अब ये जीवा क्या है? जीवा का मतलब होता है चॉर्ड, चॉर्ड ऑफ सर्किल, चॉर्ड ऑफ सर्किल। सबसे पहले क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पे जीवा को समझें जरा। जीवा का मतलब होता है एक वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाता है, यानी दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड होती है जो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें, सपोज यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे क्या है? बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है? डी है। तो यहाँ पे जो ए और बी है ये दोनों बिंदु हैं, सी और डी है ये दोनों बिंदु हैं, तो ए बी और सी डी। इस प्रकार इस वृत्त का जीवा कहलाएगा। यानी वृत्त की जीवा का मतलब होता है वृत्त पर यानी बिंदुपथ पर यानी परिधि पर स्थित के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड एक जीवा कहलाती है। ठीक है, चलिए तो लिखना चाहता लिख सकते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए यहाँ पर ए बी एंड सी डी दो जीवाएं हैं। क्या है? दो जीवाएं हैं। ठीक है, जो कि केंद्र O वाले वृत्त पर या केंद्र O वाले वृत्त में स्थित है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब स्टूडेंट बारी आती है कि वास्तव में व्यास क्या होता है, एक और शब्द। ठीक है, चलिए तो कुछ और हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, यस, वृत्त का व्यास ये क्या है? डायमीटर ऑफ सर्किल। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं, चलिए तो हम एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे। ठीक है, वृत्त का व्यास दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्किल। अब ये क्या है? तो डायमीटर का तात्पर्य होगा एक चौड़ से। अगर आप चौड़ जानते हो तो डायमीटर भी जान जाओगे। हेलो बच्चों, एक प्यारा सा हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़े हैं? रेडियस पढ़े हैं। आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है दैट मीन्स वह होता है डायमीटर का आधा, यानी कि व्यास का आधा। आपने ऐसा पढ़ रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि कैसे हम डायमीटर निकालते हैं, कैसे हम वृत्त का व्यास को समझेंगे। यस, तो आपको बता दें,
आपको बता दें, अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो यहाँ से डी आराम से निकलेगा 2r के बराबर होगा। क्या वास्तव में सही है? यस। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस r को अगर हम इधर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर इधर बढ़ा दें तो यहाँ पर सपोज यह a है और ये क्या है? b है, बीच में क्या है? सेंटर यानी कि o है। तो o से जब हमने b को ले गया, o से a था तो r था, o से b है तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्या? एक r है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल बिंदु a से लेकर के बिंदु b तक की एक दूरी बना है और यह दूरी केंद्र से होकर जा रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी जस्ट इसके समान है। तो ए बी क्या है? जीवा है। सी डी क्या है? जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। लेकिन दोनों जीवा में अंतर है। यह जीवा आराम से दो बिंदु को काटा है, बहुत दूर है सेंटर से। यह जीवा आराम से दो बिंदु काटा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, यह केंद्र से होकर गया है, यह सेंटर से होकर गया है। हेलो बच्चों, जब एक जीवा एक चौड़ सेंटर से होकर गुजरे तो उस पोजीशन में उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि इसका नाम हो जाता है डायमीटर। क्या नाम होता है? डायमीटर। ठीक है? यस। तो अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ ऐसे बनेगा, लिख सकते हैं, हेलो, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त की जीवा होती है, यह कहलाती है वृत्त की जीवा व्यास कहलाती है, वृत्त की व्यास होती है या होगी। ठीक है? कुछ इस प्रकार से। ठीक है? इतनी बातें आप लिख लेंगे, यस। इतनी बातें आप समझ लेंगे, यस। तो अगर आर और आर को देखा जाए तो ओ से लेकर के बी, ओ से लेकर के ए, एक आर ये, एक आर ये, दोनों जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? ए बी। और यहाँ पे डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए फिगर में तो क्या मिल रहा है ओ बी प्लस ओ ए। इसका मतलब क्या होगा? आर प्लस आर। दैट मीन्स डायमीटर जो होगा वह 2r के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि वास्तव में डायमीटर क्या होता है? 2r के बराबर होता है। आप जानते हो कि रेडियस क्या होता है? रेडियस एक फिक्सेड पॉइंट से क्या होता है? इस पॉइंट तक की एक सेम दूरी होती है, यानी कि रेडियस कभी भी बदल नहीं सकता है। तो जब रेडियस का दूना करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। रेडियस कहाँ जाता है? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होती है, यानी 2 बार जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। एक व्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है? तो चलिए कुछ इस प्रकार से आप डायमीटर को समझ सकते हैं। ठीक है? चलिए अब हम कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बात। अगर आपको बोला जाए कि मान लीजिए सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई सर्किल है और आपसे बोला जा रहा है सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए हमको समझना पड़ेगा क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे आप देखें तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे का बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जितना मेरा शरीर यानी जितनी मेरी बॉडी का स्पेस है उसके हिसाब से मेरे पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा। ठीक, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने क्या किया? अपना एरिया कवर किया। ठीक उसी प्रकार एक क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो सर्किल बन रहा है, यानी कि अगर हमने एक सर्किल बनाया है तो यह सर्किल जितना स्पेस अंदर घेरेगा, जितना भाग घेरेगा, अगर आपको बता दें स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ऐसे कर दिया, हमने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर अगर देखें तो इसने क्या किया? इसने यहाँ तक स्थान घेरा। अब जो बैकग्राउंड है चेंज हो गया, तो जितना एक वृत्त अपने भीतर जितना स्थान घेरेगा वही उसका एरिया कहलाता है। यस, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जितना स्थान घेर सकता हूँ वही मेरा क्या होगा? एरिया होगा। या मैं जहाँ तक किसी चीज़ को पकड़ सकता हूँ वही मेरा क्या है? एरिया। ठीक है? उसी प्रकार वृत्त का भी एक एरिया बनता है। तो यहाँ पर हम एक परिभाषा लिखेंगे, एक भाषा लिखेंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। हेलो, क्या लिखेंगे?
वृत्त का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्किल की बात होगी, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल, सिंपल सी बात है, वृत्त के भीतर जितना स्थान घिरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। बोलिए इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है, एकदम इजी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं, एकदम इजी है, ठीक है। अब समझेंगे कि जो एरिया होता है, यानी कि जो एरिया होता है वह पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इजी वे में समझ सकते हैं, सिंपल सी बातें होगी, ठीक है। कुछ और बातें एक शब्द आता है, जरा समझेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ सर्किल, वृत्त की छेदक रेखा, किसकी बात होगी? वृत्त की छेदक रेखा। सेकेंड लाइन ऑफ सर्किल, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ सर्किल यानी वृत्त की छेदक रेखा। अब ये छेदक रेखा क्या है भैया? छेदक का मतलब है छेद करने वाला। किसको छेद करने वाला? किसी को। अगर वृत्त को छेद करेगा तो वृत्त का छेदक, ठीक है। किसी और चीज को छेद करेगा तो उस चीज का छेदक बन जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त की छेदक रेखा का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, एक छोटा सा सर्किल है और यहाँ पर छेदने का मतलब क्या है? आर पार होना। छेदने का मतलब क्या है? आर पार होना। एक रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरे या दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करे, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया ए बी नाम का रेखा और इस वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, दैट मीन्स पी और किसको? क्यू को छेदते हुए, भेदते हुए आगे जा रहा है। तो इस प्रकार यह जो ए बी रेखा है वह इस वृत्त की यानी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक छेदक रेखा है। सिंपल सी बात। यानी छेदक रेखा का मतलब है साफ साफ, छेदक रेखा का मतलब होता है साफ साफ, यहाँ पे दो बार लिखे क्या? वृत्त की छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब होता है साफ साफ कि वृत्त को छेदने वाला रेखा। अब वृत्त को छेदेगा कैसे? जब दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है। अगर एक बिंदु करेगा तो इसका मतलब केवल टच कर रहा है। तो टच मतलब क्या होता है? छू के निकलना। और छेदने का मतलब है आर पार घोंप देना। तो आर पार का मतलब क्या होता है? दो बिंदु कहीं न कहीं अल्टरनेट करेगा। यानी कि ए बी क्या है? छेदक है। क्यों छेदक है? क्योंकि पी और क्यू को धई करके काट करके आगे क्या हुआ है? निकला है। क्लियर मेरी बातें? तो आप चाहें स्टूडेंट तो इसका भाषा लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, यस। क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे जगह नहीं बना दूँ। लिखेंगे वह रेखा, क्या लिखेंगे? वह रेखा जो वृत्त के या वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को क्या करे? प्रतिच्छेदित करे। वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। क्लियर है क्या? यस। तो आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं और एकदम इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बाकी आगे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिगर में ये भी एक छेदक रेखा है, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो चलिए इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और एकदम ईजी है। धीरे धीरे प्यार से क्रम से आगे बढ़ाते हुए हर एक बात हम आपको बताने वाले हैं और हर एक बात आपको समझाने वाले भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं, वृत्त में कुछ और घटनाओं को लेते हैं। यस, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें, नोट करें। यस, चलिए तो अब हम कुछ और बात करेंगे। एक शब्द आता है स्टूडेंट कि अब तक हमने देखा है वृत्त, अब हम देखेंगे अर्धवृत्त। क्या नाम देखेंगे? अर्धवृत्त, ठीक है। क्या देखेंगे? अर्धवृत्त, ठीक है। वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है। इंग्लिश चाहो तो लिख सकते हो
सेमी सर्किल। क्या लिखेंगे? सेमी सर्किल। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं अर्धवृत्त को लेकर के, तो आपने क्या देखा था कि आपने देखा था कि ये वृत्त है, ये पूरा क्या है? वृत्त है। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या होता है? व्यास होता है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में काटता है, यानी दो बराबर भागों में, चाहे हम जैसे करेंगे, वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में, दो बराबर अर्धवृत्तों में टुकड़ा करता है। एक वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर अर्धवृत्तों में टुकड़ा करता है, और प्रत्येक को हम कहते हैं अर्धवृत्त, यानी प्रत्येक भाग को कहते हैं अर्धवृत्त। यूं बोलेंगे एक बार और, यूं बोलेंगे कि जो वृत्त का व्यास होता है दैट मीन्स यह बराबर बराबर दो टुकड़ा करता है। किसको करता है? वृत्त को। तो यह जो प्रत्येक टुकड़ा होता है, यह जो प्रत्येक भाग होता है, इसी का हम नाम देते हैं अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, यस। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो लिख सकते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में क्या करता है? बांटता है, विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को, प्रत्येक हिस्से को, प्रत्येक टुकड़े को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। क्लियर है? बोलिए, क्या क्लियर है? यस। यानी कि ऊपर भी और नीचे भी दो ठो बना है, दो अर्धवृत्त, एक पूरा वृत्त, एक पूरा वृत्त, दो अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त, एक पूरा वृत्त। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। स्टूडेंट, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये सब आधा होगा, यानी कि जो पूरा है तो उसको हम आधा कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। इसमें से किसी हिस्से को ले लेते हैं, क्या बन जाता है? ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये है अर्धवृत्त बन जाता है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो अर्धवृत्त का जो केंद्रीय कोण होगा वो क्या हो जाएगा? 180 होगा। तो यहाँ एक पॉइंट और एक बात लिख सकते हैं स्टूडेंट, अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे? केंद्रीय कोण 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट का लिखेंगे स्टूडेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि जो परिमाप होता है वह क्या होता है? वह क्या होता है? पाई आर प्लस डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई आर प्लस डी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट, वह वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। सेमी सर्किल करोगे, सबसे पहले सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, वृत्त का एक टुकड़ा होता है। कौन करता है भैया? व्यास। तो व्यास का करता भैया? वृत्त को टुकड़ा करता है। कितना टुकड़ा? दो बराबर टुकड़ा। प्रत्येक टुकड़ा क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। एक वृत्त में दो ठो अर्धवृत्त बनते हैं। ठीक है, चलिए केंद्रीय कोण कितना होता है? 180। परिमाप पाई आर प्लस डी। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट कुछ और हम बात करेंगे आपसे, कुछ और इम्पोर्टेंट बात, एक और लॉजिक वाली बात जरा समझेंगे। यस जरा समझेंगे। यस, अगर हम बात करते हैं वृत्त का चतुर्थांश, किसकी बात करते हैं? वृत्त का चतुर्थांश। जरा इसको समझेंगे। वृत्त का चतुर्थांश, क्वाड्रेंट क्या होगा? क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश को पहले समझिए। आप पढ़े हैं 9th में भी चतुर्थांश समझे। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? हम किसी भी तल को ऐसे 4 बराबर भागों में तोड़ते हैं और प्रत्येक को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश।
प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक तल आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कि एक तल 4 बराबर भागों में क्या होता है, टूटता है, तो उस पोजीशन में प्रत्येक हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। दैट मीन्स चतुर्थांश का मतलब होता है 4 में अंश, यानी 4 टुकड़ा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला चतुर्थांश, इसकी बात करते हैं तो दूसरा चतुर्थांश, इसकी बात करते हैं तीसरा, इसकी बात करते हैं तो चौथा। अब जो वृत्त होता है इसका चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि अगर एक पूरा सर्किल बन रहा है, दैट मीन्स अगर इसको हम सेंटर मानते हैं और इसको क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम प्रत्येक को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। यानी स्टूडेंट आपको समझना है कि यह जो होता है यह 1/4 भाग होता है किसका, वृत्त का। तो वृत्त के 1/4 भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इजी है, यानी कि यही है चतुर्थांश। किसका चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश बन गया, वृत्त का चतुर्थांश बन गया। वृत्त के भीतर एक भाग, यानी वृत्त अगर 4 भाग में टूट रहा है तो 1/4 भाग क्या हो जाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्टूडेंट, लिखोगे वृत्त का 1/4 भाग, 1/4 भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिख सकते हो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 का मतलब क्या होता है, अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थांश का मतलब 4 में एक हिस्सा, मतलब 1/4 हो गया, 1/4 πr का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल याद है तो 1/4 लगा दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करेंगे, कुछ और बात समझाएंगे आपको। यस, नोट करें, आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो फटाफट यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, एक शब्द आता है चाप, बहुत प्यारा सा शब्द है जिसका मतलब होगा आर्क होगा। ठीक है, क्या होगा, आर्क होगा। अब ये चाप का मतलब क्या, जरा समझें। तो चाप आप सुने होंगे कि चाप लगाया, ये चाप काटा, वो चाप काटा। तो चाप का मतलब ये है कि अगर चाप को पूरा घुमा देते एक सर्किल वास्तव में तैयार बन जाता है। ठीक है, जहाँ हम सेंटर घुमाते हैं क्या बनता है, एक सर्किल ही बनता है। ठीक है, अब जरा समझो, यह चाप का मतलब होगा एक सर्किल से होगा, और सर्किल में होता क्या, जरा समझा। सर्किल में क्या होता है, सर्किल में यही तो आपका सर्किल है भैया, ये आपका क्या, एक सर्किल है। अब इसमें अगर देखा जाए तो चाप में समझने के लिए, चाप को समझने के लिए आपको 2 बिंदु लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2 बिंदु लेना पड़ेगा। यस, 2 बिंदु लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ए एक का ले लिए और एक का क्या ले लिए, बी ले लिए। यह जो ए बी है और यह जो ओ है, ए ओ बी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए ओ क्या है, रेडियस है, बी ओ क्या है, रेडियस है, ए क्या है, बी क्या है। इस वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदु हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन रहा है, एक चाप बन रहा है। क्या बन रहा है, एक चाप बन रहा है। तो वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम चाप कहते हैं। सिंपल सी बात, वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम चाप कहते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पर एक चाप ऐसे बन रहा है, तो एक चाप ऐसे भी तो बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसे कहेंगे लघु चाप। कौन चाप कहेंगे, लघु चाप। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस चाप का नाम होगा दीर्घ चाप। कौन चाप होगा, दीर्घ चाप। तो दो तरह का चाप बनेगा, एक चाप बनेगा छोटा वाला और एक चाप बनेगा बड़ा वाला। तो छोटा चाप क्या होता है, बड़ा चाप क्या होता है। छोटा मतलब जो छोटा हो, बड़ा मतलब जो बड़ा हो। थोड़ा सा इसमें फार्मूला चेंज होगा, कुछ इस प्रकार से जरा देखें। तो सबसे पहले हम चाप का परिभाषा लिखना, तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से लिखेंगे।
वृत्त के, क्या लिखेंगे, वृत्त के परिधि पर या वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कुछ गलती होता क्या? वृत्त का चाप कहलाती है, ठीक है, कहलाता है चाहे कहलाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम वृत्त का क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, चाप कहलाता है। तो यहाँ पे चाप अगर देखा जाए तो दो तरह हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भैया, यह यहाँ से यहाँ तक हो सकता है और एक चाप यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो दो बातें स्टूडेंट आप नोट करेंगे, एक होगा लघु चाप, एक होगा दीर्घ चाप, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे लघु चाप, क्या लिखेंगे, लघु चाप। तो लघु चाप होता है वाट लघु चाप, लघु चाप, वाट लघु चाप। अगर लघु चाप देखा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, याद रहेगा, यस, थीटा पाई आर स्क्वायर, ऐसे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। ये तो हो गया भैया लघु चाप, ये तो हो गया इसका मान थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दीर्घ चाप, किसकी बात करेंगे, दीर्घ चाप की बात करेंगे। दीर्घ चाप का मतलब क्या होता है, यस, पाई आर 360 माइनस थीटा बाई क्या हो जाएगा 180, ठीक है, यस। तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लघु चाप निकालते हैं, कैसे हम दीर्घ चाप निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से। आपको बता दें कुछ फार्मूला को नोट करना पड़ेगा, कुछ फार्मूला को रट्टा मारना भी पड़ेगा अगर आपको सवाल हल करनी है तो, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर भी डिपेंड होगा चाप पे। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे समझ लें त्रिज्यखंड, क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, दैट मीन्स अगर हम त्रिज्यखंड को देखें इसका मतलब होगा सेक्टर, क्या होगा, सेक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, शब्द से यह स्पष्ट है, त्रिज्यखंड त्रिज्याओं द्वारा किया गया टुकड़ा, त्रिज्याओं द्वारा किया गया टुकड़ा यानी कि खंडित भाग, यानी कि त्रिज्याओं का मतलब क्या होता है, केंद्र से लेकर के वृत्त के परिधि पर कहीं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। त्रिज्याओं का मतलब होता है दो त्रिज्या से, यानी कम से कम दो त्रिज्या। चलिए समझ में तभी आएगा जब हम फिगर लेंगे। चलिए तो हम फिगर ले लेते हैं, एक प्यारा सा हम क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटर होगा और यहाँ से दो बिंदु, हेलो, दो बिंदु कुछ ऐसा लेंगे। तो यहाँ पर पकड़ना है कि यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या होगा, त्रिज्याओं द्वारा खंडित किया हुआ भाग। एक त्रिज्या क्या है, सपोज ये क्या है ए और ये क्या है बी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे जो ए बी है, हेलो, या जो ए बी है ओ से मिला दिया जाए तो ए ओ बी क्या बना, एक त्रिज्यखंड बना। कैसे बना जरा समझें, एक त्रिज्यखंड बना कैसे बना जरा समझें। त्रिज्यखंड का मतलब स्टूडेंट कि जो ए है और बी है यह दोनों वृत्त के परिधि पर दो बिंदु हैं और यह दो बिंदु वृत्त के केंद्र से मिलाया गया है और मिलाने पर जो इनके बीच का जो भाग है, जो हिस्सा है, जो भाग है, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक है। यानी कि ये वाला जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यस। तो कुछ ऐसा परिभाषा बनेगा, एक वृत्त के क्या बोलेंगे, एक वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरे को हेलो एक बार और, एक वृत्त के, अगर इसका परिभाषा बने तो कुछ ऐसा बनेगा, एक वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरे को अगर हम केंद्र से मिलाते हैं तो उनके बीच का जो हिस्सा होता है, उनके जो बीच का भाग होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, सिंपल सी बात है। एक बार और समझेंगे, एक वृत्त पर या एक वृत्त के चाप को या चाप के सिरे को अगर हम केंद्र से मिला दें, यानी कि ओ से मिला दें बी को, ओ से मिला दें ए को, तो यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा बच रहा है, जो बीच वाला भाग है,
इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। दैट मीन्स ये होता है त्रिज्यखंड। ठीक है, अब इस डेटा को बता दें, यहाँ पे त्रिज्यखंड भी दो तरह से होगा, एक होगा लघु त्रिज्यखंड, एक होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम परिभाषा लिख लें। परिभाषा में क्या लिखेंगे जरा समझें। हेलो, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने पर जो क्षेत्र बनता है, क्षेत्र मतलब स्थान, जो क्षेत्र बनता है क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता। ठीक है, यस, क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करेंगे। यस, कुछ और बातें करेंगे। यस, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको दो तरह से चीज़ें मिलेगा, दो तरह से चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड में स्टूडेंट आपको दो त्रिज्यखंड मिलेगा, एक मिलेगा लघु त्रिज्यखंड, एक मिलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी अगर देखा जाए तो ए से लेकर के बी तक चाप है, ए से लेकर के बी तक चाप है, यानी ए को मिलाया गया ओ से, बी को मिलाया गया ओ से, यह भी दूरी है, यह जो दूरी है, जो क्षेत्र बन रहा है, इसे क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। अब ये भी तो दूरी बन रहा है, ये भी तो क्षेत्र बन रहा है, तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या अंतर है? यह क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है, यह क्षेत्र थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। तो छोटे क्षेत्र बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, बड़े क्षेत्र बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इस प्रकार से दो त्रिज्यखंड तैयार हुआ, एक हुआ लघु त्रिज्यखंड और एक हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको बता दें कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का, क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? क्या होता है जरा बताएं। पाई आर स्क्वायर सेम होता है थीटा बाई 360। ठीक है क्या? यस, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, क्योंकि हम क्या बन रहा है भैया? थीटा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यस, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय, यहाँ हो जाएगा 360। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिस प्रकार आपने लघु चाप और दीर्घ चाप में देखा था, सेम वही फार्मूला है, थोड़ा सा इधर उधर का चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, यस, तो ये रहा स्टूडेंट आपका फार्मूला। एक चीज़ और बता दें, इसमें त्रिज्यखंड में एक और प्रॉपर्टी आती है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर आपसे पूछे कोई कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, तो आप बताइएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यस, आप चाहे लिख सकते हैं कि कोई भी त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू क्या होता है नो, यहाँ हो जाएगा यस, थीटा बाई 360 इंटू होता है 2 पाई आर। ठीक है, यस, आप ये याद रखेंगे कि ये रहा चाप की लंबाई, यानी कि ये रहा किसका मान? ये रहा यल का मान। ठीक है, तो मुझे लगता है इंटरनेट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे हम छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और बातें, एक आध दो और बातें होगा। चलिए, तो हम देखेंगे वृत्तखंड का मतलब क्या है? जैसे त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्याओं के द्वारा खंडित किया होगा त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का टुकड़ा। अब वृत्त का टुकड़ा होता क्या है? तो वृत्त का टुकड़ा करता कौन है? तो कोई तो करने वाला होगा। तो वृत्त का टुकड़ा कौन करता है? जीवा आप जानते हो, अच्छी तरह से परिचित हो। यानी सबसे पहले एक प्यारा सा बनाएंगे सर्किल समझने के लिए।
ये रहा एक सर्किल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है O है। अब हम बात करेंगे जीवा ले लेंगे, एक जीवा लेंगे कुछ ऐसा जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। इस जीवा का नाम देंगे, क्या देंगे, ए बी। अब ये जो जीवा है इस वृत्त को टुकड़ा किया, तोड़ा, काटा। कैसे काटा, ये एक बड़ा सा भाग और यह एक छोटा सा भाग। तो स्टूडेंट इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर वृत्तखंड हुआ है किसके माध्यम से, जीवा के माध्यम से। तो यहाँ परिभाषा बन के आएगा कि किसी वृत्त में जीवा द्वारा किया गया खंडित भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिखें वृत्त में जीवा द्वारा किए गए खंडित भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ है इसमें नहीं है। वृत्त में जीवा द्वारा किए गए खंडित भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी एक जीवा है, वृत्त को काटा, ए और बी पे काटा, छोटा बड़ा, बड़ा वाला छोटा वाला, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट फाइनल आपको बता दें, यहाँ पर इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ पे दो वृत्तखंड है, एक है लघु वृत्तखंड, एक है दीर्घ वृत्तखंड। तो दोनों के अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो कुछ ऐसे निकलेगा, जरा देखें। तो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा जरा समझो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 वाट माइनस होता है स्टूडेंट 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यानी स्टूडेंट अगर हम इसको मिला दें, अगर हम दोनों बिंदु को मिला देते हैं, अब क्या बनेगा, थीटा का झुकाव बनेगा, आराम से थीटा बन जाएगा, ठीक है। और आराम से यह जो बचेगा यह आराम से दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। कहाँ तक आएगा, ये पूरा यहाँ तक आएगा। ये है भैया दीर्घ वृत्तखंड, और ये है भैया खड़ा वाला जो मॉडल बना है क्या, लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में दो वृत्तखंड होते हैं, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हेलो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दैट मीन्स क्या होता है, अगर आप देखें तो सबसे पहले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप समझें। ये भाग पूरा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को देखिए ध्यान से, तो क्या हो रहा है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम टुकड़वा घटा दें, अगर ये टुकड़वा हटा दें, टुकड़वा का क्षेत्रफल हटा दें, तो जो बचेगा वह दीर्घ वृत्तखंड ही तो बचेगा। सिंपल सी बात। इसका मतलब होता है कि अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा वही तो हो जाएगा भैया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात। तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और हर एक बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक और लास्ट बात हम आपसे करने जा रहे हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहे हैं कि अगर कोई छल्ला दिया है, कोई वलयकार दिया है, तो उस वलय का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आइए आपको समझाते हैं कुछ इस प्रकार से। यस,
अगर आपको दिया हो एक इंपॉर्टेंट बात, वृत्ताकार वलय, क्या दिया हो, वृत्ताकार वलय, तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूं, जब भी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको सबसे पहले कुछ बातें नोट कर लेनी चाहिए। सपोज वलय मतलब छल्ला होता है, इसमें 2 सर्किल आपको दिखेगा, 2 सकेंद्री वृत्त दिखेगा, कुछ इस प्रकार से, आप जरा समझें। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको लेटेस्ट कंसाइडर करना पड़ेगा, कंसाइडर कर लेंगे कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक छोटा सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बड़ा सा। यानी जो दोनों सर्किल है, सपोज एक का नाम हमें दे दिया है R1 और एक का नाम क्या दे दिया है, R2 दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये क्या है, ओ है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर सिंपल सी बातें हो रही है कि अगर वृत्ताकार वलय है तो इस वलय का हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2 वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसका केंद्र क्या है, O है, और जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एंड क्या है, R2 है, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना 2 सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एंड R2 है, ठीक है। ये आप शायद लिख सकते हैं, अगर इफ, यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, एंड छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल स्टूडेंट, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो जो मिलेगा वो वलय मिलेगा। क्या मिलेगा, वलय मिलेगा। क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे स्टूडेंट छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या कर देंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, सिंपल सी बात। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल एक ही चीज होता है, पाई आर का क्या होता है, स्क्वायर। बड़े वृत्त का रेडियस क्या है, R1, छोटे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त क्या हो जाएगा, R2। यहाँ से देखा जाए तो पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, यस। तो कुछ इस प्रकार से मुझे लगता है अब क्लियर। तो चलिए मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, यस। ये रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ इस प्रकार से हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ नहीं आए तो कृपया करके एक बार और वीडियो पॉज करें, वीडियो को क्रम से देखें, एक एक बातें ध्यान से सुने, हर एक बातें आपको समझ में आएंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज में सवालों को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपके बीच में, और इस प्रकार आपसे लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए धन्यवाद।